गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन। और हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। और जैसा कि आप लोगों को कहा कि हम लोग एकदम नए सिरे से पढ़ रहे हैं, A to Z पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा संवैधानिक इतिहास और भारत की संविधान सभा के बारे में हम लोगों ने मोटी मोटी बातें पढ़ी। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि भारत का संविधान किस तरह से लागू हुआ, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय को पढ़ना चाहते हैं वो है भारत के संविधान के स्रोत क्या है। इस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं अक्सर संविधान के स्रोतों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। जो छोटे एग्ज़ाम है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, रीट का एग्ज़ाम है, या कभी कभी सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, उसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इंडिविजुअल पूछ लिए जाते हैं। फला जो प्रावधान संविधान में है वो कहाँ से लिया गया। और जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं, जैसे RS का एग्ज़ाम है, या स्टेट PSC का एग्ज़ाम है, या फिर असिस्टेंट कमांडर का एग्ज़ाम है, SSC के एग्ज़ाम है, या फिर UPSC के एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपसे सुमिलित करने के संदर्भ में प्रश्न पूछते हैं। कई बार 4 संविधान के प्रावधान लिख देंगे, 4 देशों के नाम लिख देंगे, आपको उनको क्या करना है, मैच करना है। तो टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। कमेंट्स मुझे सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहे, बहुत छोटे छोटे कमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो संविधान के स्रोत, अपना जो हेडिंग है वो क्या है, संविधान के स्रोत। दोस्तों, मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहूंगा, और वो बात ये है, अक्सर ये कहा जाता है भारत के संविधान की आलोचना के संदर्भ में 3-4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो 3-4 शब्द मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगा। एक शब्द कहा जाता है कि भारतीय संविधान कट एंड पेस्ट, आलोचना के अंतर्गत। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि है, यानी फोटोकॉपी है। कुछ लोग भारतीय संविधान के लिए एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो कहते हैं कि ये 1935 के अधिनियम का रिप्लिका है। कुछ लोग भारतीय संविधान को अन इंडियन कहते हैं। तो क्या क्या जरा देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये कट एंड पेस्ट है। आप सारी बातें देखते रहिएगा, कुछ बातें नोट भी करनी है। बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। चित्रा जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू वेरी मच चित्रा जी। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। बस मेरा निवेदन यही है, आप टॉपिक को ध्यान रखिएगा और उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे। मुझे भी जवाब देने में बड़ा आनंद आएगा। आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो हम लोग भारत के संविधान को, भारत की राज्य व्यवस्था को नए सिरे से और A to Z पढ़ने में सक्षम हो पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप इस टॉपिक पर आ जाइए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये कट एंड पेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं ये नकल है। कट एंड पेस्ट कह दीजिए, नकल कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये 1935 के अधिनियम की फोटोकॉपी है, यानी प्रतिलिपि है, ऐसा आलोचक कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 1935 के अधिनियम का रिप्लिका है। रिप्लिका आप लोग दोस्तों जानते हैं, जो नकली माल होता है उसके लिए अक्सर हम लोग रिप्लिका शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कोई बड़ी कंपनी के शूज खरीदे, 10,000 के शूज होते हैं, नाम उसका बड़ी कंपनी वाला ही होगा, लेकिन वही शूज हमको 1500 में 1800 मिल जाते हैं। तो ऐसे शूज के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं दैट इज रिप्लिका। डुप्लीकेट भी कह सकते हैं, पर डुप्लीकेट जैसा ही होता है। कुछ लोग भारत के संविधान को अन इंडियन कहते हैं। अन इंडियन यानी अभारतीय, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं भारत के संविधान के संदर्भ में। दोस्तों, मैं एकदम बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ये सारी जो आलोचना है एकदम वाहियात है, एकदम बकवास है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम से कई सारे प्रावधान लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक दूसरी बात,
भारतीय संविधान के लगभग 60% प्रावधानों के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वो शब्दशः जैसा 1935 के अधिनियम में लिखा होता वैसे के वैसे हमने भारत के संविधान में शामिल कर दिए, ऐसा कह दिया जाता है। आप मुझसे एक बात पूछ सकते हैं कि आप खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप अपनी खुद ही अपनी बातों को काट रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं ये आलोचना वाहियात है, एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि 60% प्रावधान हमने 1935 के अधिनियम से लिए, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए 1935 का जब अधिनियम बना था उस समय हम लोग गुलाम थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1935 के अधिनियम जब बनाया गया तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, जो लंदन में हुई 1930, 1931 और 1932 में। एक बात, दूसरी बात, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो लोग भाग लिए उसमें बहुत सारे भारतीय थे। राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि थे, देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, दलितों के प्रतिनिधि थे, इवन कांग्रेस ने भी 1931 के सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है 1935 के अधिनियम को बनाने में। इसलिए 1935 के अधिनियम के उन्हीं प्रावधानों को वर्तमान भारतीय संविधान में शामिल किया गया जो हमारे देश के स्थितियों के हिसाब से ठीक थे। एक और दूसरी बात, आप हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन एकदम जो करते हैं तब अक्सर बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चूंकि आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन रहा, देश का 3/4 भाग ऐसा भाग था जहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते थे। भारत की जनता उस संदर्भ में अभ्यस्त हो चुकी थी, इस वजह से 3/4 जनता अभ्यस्त हो चुकी थी। 1/4 जनता जो देशी रियासतों में रहती थी वो इन कानूनों से अभ्यस्त नहीं थी। चूंकि देश का अधिकांश भाग इस प्रकार के कानूनों से, इस प्रकार की व्यवस्था से अभ्यस्त था, इस वजह से 1935 के अधिनियमों को हम लोगों ने अपनाया। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दिनेश कुमार कह रहे हैं सर हमारी मदद करें रीट सेकंड लेवल में। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हैं और नए तरीके से पढ़ रहे हैं, नए सिरे से पढ़ रहे हैं, A to Z पढ़ रहे हैं। सिविल सर्विस से लगाकर पटवारी, ग्राम सेवक, सब इंस्पेक्टर, रेट, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसकी भी तैयारी कर रहे हैं उस सब में काम आने वाला है। दोस्तों, एक जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है कि भारत का संविधान अभारतीय है, अन इंडियन। ये थोड़ा ठीक नहीं है। अन इंडियन कैसे कह सकते हैं जब संविधान का निर्माण उस संविधान सभा ने किया, जो संविधान सभा के सदस्यों ने किया जो भारत के रहने वाले थे। और भारत का संविधान जब बना एक भी ऐसा प्रावधान नहीं था जो पश्चिमी देशों में तो लागू केवल इस वजह से होता है क्योंकि पश्चिम का माहौल अलग है और हमारे देश में लागू नहीं होता है क्योंकि हमारा माहौल अलग है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और ना ही कोई प्रावधान आज भी है। सारे जो प्रावधान संविधान में जोड़े गए, सारे जो प्रावधान संविधान में शामिल किए गए वो भारतीयों के अनुकूल है, भारत की व्यवस्था के अनुकूल है, भारत की जो इकोलॉजी है, भारत का जो पर्यावरण है, परिवेश है, उसके अनुकूल है। इसलिए अन इंडियन शब्द का भी प्रयोग किया जाना ठीक नहीं है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हाँ रोहित जी, चिंता मत कीजिए, यूपीएससी के लिए ही भी काम का है। हम उस लेवल, देखिए जिस टॉपिक पर भी बात करेंगे उसका जितना ज़्यादा गहराई में जाया जा सकता है उसकी गहराई में जाएंगे। इसलिए आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब देखिए दोस्तों, अगर संविधान के स्रोतों पर बात करें और आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्रोत निसंदेह रूप से इंग्लैंड है। क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का 190 वर्ष लगभग शासन रहा और देश में जो व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित है, चाहे वो अभी कौन कौन से प्रावधान इंग्लैंड से लिए गए वो बात करेंगे, तो इसका आंसर इंग्लैंड है क्योंकि अधिकांश प्रावधान हमने इंग्लैंड से लिए। या यूं कह दीजिए कि जिस पर भारत की राज व्यवस्था टिकी हुई है वो प्रावधान इंग्लैंड से लिए, इसलिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत इंग्लैंड ही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पेपर सेटर आपके साथ चालाकी कर सकता है। वो लिख देगा
हाँ, एकता जी प्रश्न पूछ रही है कि सर इस बात का आंसर कैसे देंगे कि जिन लोगों ने बनाया उनको सीधे भारतीयों ने नहीं चुना था। वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सीधे भारतीयों ने नहीं चुना था तो टेढ़े भारतीयों ने चुना था क्या एकता जी? जो संविधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित थे उनको प्रत्यक्ष रूप से भले ही भारतीयों ने नहीं चुना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो वो भारतीय जनता के द्वारा ही चुने गए थे, ऐसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और आप जरा एक कल्पना कीजिए कि जब देश आज़ाद हो रहा था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में वहाँ चुनाव करवाने संभव भी नहीं थे। आप सब देशों का अध्ययन कीजिए, जिन जिन देशों ने गुलामी से आज़ादी पाई है, जिन जिन देशों ने गुलामी के दौरान अपने संविधान का निर्माण किया, वहाँ ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना? ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। इवन आप अमेरिका, आधुनिक विश्व का जो पहला जो संविधान है वो अमेरिका का है, 1789 में लागू हुआ। 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में मिलकर उस संविधान का निर्माण किया। क्या उनको जनता ने चुना था? उनको भी जनता ने नहीं चुना था। जब कभी भी देश विषम परिस्थितियों का सामना करता है, वहाँ वयस्क मताधिकार के द्वारा जब इतनी सारी समस्याओं का सामना करता है, वहाँ वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर पाती है। तब ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव है और हमारे देश में संविधान सभा का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। अगर दोस्तों पेपर सेटर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, पहला ऑप्शन दे दे इंग्लैंड, दूसरा दे दे अमेरिका, तीसरा दे दे आयरलैंड और चौथा दे दे 1935 का अधिनियम, 1935 का एक्ट। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर इंग्लैंड भी ऑप्शन हो और 1935 भी ऑप्शन हो, तब आप 1935 लिखेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा भी है कि भारतीय संविधान के लगभग 60% प्रोविजन ऐसे हैं जो हमने हूबहू 1935 के अधिनियम से ले लिए हैं। हूबहू का मतलब शब्दशः, अर्थात हमने केवल कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, बल्कि जैसा 1935 के अधिनियम में लिखा हुआ था वैसा का वैसा अपना लिया। इसलिए अगर इंग्लैंड और 1935 दोनों ऑप्शन है तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? 1935 के अधिनियम को प्राथमिकता देंगे। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अनिता जी कह रही हैं सर आज आपकी फर्स्ट क्लास है। अनिता जी 5वां दिन है, मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप हमारे उसको ऐप को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, सबके लिए है, सारा किसी भी लेवल के लिए है, आप चिंता ना करें इसकी। अब देखिए संविधान के स्रोतों की बात करते हैं। तो मैंने कहा 1935 के अधिनियम के बाद अगर देश के संदर्भ में बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो स्रोत है देश की, अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आता है इंग्लैंड। इंग्लैंड से हमने क्या लिया तो जरा देखिएगा, इंग्लैंड से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ली, संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो हमने इंग्लैंड से ली है, संसदीय शासन व्यवस्था। दोस्तों अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे ये क्या होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब किसी देश में सरकार का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है उसे हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जब किसी देश में सरकार संसद यानी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका जब तक चाहती है तब तक सरकार का अस्तित्व रहता है, तब उसे हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और जब किसी देश में कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका, तो उसे हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड को कम करके वापस समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनकी जो सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री और उनकी जो सरकार है, सारे के सारे लोग हमारे यहाँ पर संसद से लिए गए, दे आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो जब सरकार का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है यानी संसद में से होता है तो उसे हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। देखिए दोस्तों, यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है। वहाँ जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो सरकार है, उनका कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट को कहते हैं, वहाँ की व्यवस्थापिका को कहते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के सभी मंत्री, दे आर नॉट मेंबर ऑफ द कांग्रेस और द लेजिस्लेचर। वे ना तो व्यवस्थापिका के सदस्य ना कांग्रेस के सदस्य है। डोनाल्ड ट्रंप अपने जिस व्यक्ति को, अपने मित्र को मंत्री बनाना चाहते हैं, मंत्री बना सकता है। हमारे यहाँ पर मोदी जी जिसको चाहे मंत्री नहीं बना सकते। वो जब मंत्री बनाएंगे तब उनको, वो पार्लियामेंट में से किसी मेंबर को मंत्री बनाएंगे। ये संसदीय शासन व्यवस्था है। दोस्तों, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे? जब तक कि उन्हें व्यवस्थापिका का, और अगर हम भारत की बात करें तो लोकसभा का समर्थन हो। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति इतना निर्भर नहीं होता है कांग्रेस के ऊपर। वहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। और तीसरी बात दोस्तों, हमारे यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख है, जबकि देश के प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है। वी हैव टू टाइप ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव and president is a head of the nominal executive, and second is real executive, and prime minister of the India is the head of the real executive. राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज टू टाइप ऑफ द एग्जीक्यूटिव। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया। तो मेरे हिसाब से आप बहुत बेहतर ढंग से इस बात को समझे होंगे। मैं आपके प्रश्न भी छात्र में देख रहा हूं। सारी क्लासेस डाल रखी हैं, आप देखिएगा, मिल जाएगी। आज 5वीं क्लास है। तो इंग्लैंड से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली है। और क्या लिया है दोस्तों? एक शब्द है, बहुत ध्यान रखना, विधि का शासन, रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ। विधि का शासन का मतलब है शासन कौन करेगा? शासन कोई व्यक्ति नहीं करेगा, शासन करेगा कानून। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का हमारा जैसा सामान्य नागरिक हो। विधि का शासन शब्द का प्रयोग उस प्रकार की व्यवस्था के लिए किया जाता है जहां सभी लोगों पर एक प्रकार का कानून लागू होता है। कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति अगर अपराध करता है, चाहे छोटा सा छोटा व्यक्ति अपराध करता है, उन्हें अगर समान रूप से दंड दिया जाए तो उसे हम लोग विधि का शासन कहते हैं, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ये सिस्टम हमने इंग्लैंड से लिया है। एक्चुअली में इंग्लैंड में एक विद्वान हुए हैं डाइसी। रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो डाइसी ने दिया है। मेरा मतलब आप लोग समझ रहे हैं? विधि का शासन का मतलब देश के सभी लोगों पर एक प्रकार का कानून लागू होता है। इसका दूसरा मतलब है चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा हो, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो, अगर अपराध करेंगे तो समान रूप से सबको दंडित किया जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। हालांकि हमारे यहाँ पर विधि का शासन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का उल्लेख करता है। हम सभी लोग बराबर हैं, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि इनिशियल की स्टेज की क्लासेस हैं, आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। मुझे आप लोगों के प्रश्न दिख रहे हैं, आपके प्रश्न जो टॉपिक से रिलेटेड है उनको मैं ले भी रहा हूँ और उनको देख देख के मैं जवाब भी दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति व राज्यपाल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 इनके लिए विशेष अधिकारों का उल्लेख करते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न कथन और कारण में आते हैं। जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये कह रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न, जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं, नोट्स भी लिखवाना। ये मैं इसलिए तो स्पीड धीमी करी है ताकि आप बैठे बैठे आराम से इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। स्पीड को धीमे करने का मतलब भी यही है। अब देखिए, एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि भारत में विधि का शासन है, अर्थात कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेषाधिकारों का उल्लेख करता है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, ये विशेषाधिकार क्या है? देखिए दोस्तों, आप और हम कोई अपराध करते हैं, पुलिस आती है, तुरंत इन्वेस्टिगेशन करती है, हमको गिरफ्तार कर लेती है।
चाहे अपराध किसी भी प्रकार का हो, चाहे सिविल टाइप का मुकदमा हो, चाहे क्रिमिनल टाइप का मुकदमा हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर रहते हुए यदि किसी प्रकार का कोई मामला हुआ है तो आपको एकदम स्पष्ट बता देता हूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 ये कहता है कि पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती है, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और भारत का कोई भी कोर्ट उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 361 ये उनके लिए विशेषाधिकार का उल्लेख करता है। अब आप दोस्तों मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि आपने हमें ये यहाँ क्यों बताया? क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया, ऐसे प्रश्न कथन और कारण में आते हैं। विधि का शासन लागू है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। एक अपवाद आपके सामने रखा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग जानते होंगे, हमारे जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हमारे सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, एमएलए हैं, एमएलसी जिन्हें हम लोग कहते हैं, एमएलए, एमएलसीज और ये जो सांसद हैं, इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त है। आप और हम लोग कोई ऐसा शब्द बोल दें जो अवांछित है तो तुरंत हमारे खिलाफ में अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आईपीसी की बहुत सारी धाराएं हमारे ऊपर लग सकती है। लेकिन ये सांसद और ये जो विधायक है, इनको अपने अपने सदन में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। संसद में किसी सांसद ने कोई बात कह दी, विधायक ने सदन में कोई बात कह दी, उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और आप और हम लोगों ने अगर कोई बात बाहर बैठकर कह दी तो हमारे खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब सांसद और विधायकों को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। दोस्तों मैं इन सब बातों से क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वी हैव रूल ऑफ द लॉ बट देयर इज लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। बहुत सारे अपवाद हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक, इनके संदर्भ में कुछ विशेष प्रावधान है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई हो गई। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना। एकता कह रही है कि अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार है, एकदम सही बात है। थोड़ा सा अब इसको ध्यान रखिए। कृतेश कह रहे हैं सर प्लीज टिपिकल टर्म्स को इंग्लिश में भी बता दीजिएगा। मैं कोशिश पूरी यही कर रहा हूं। कृष्णा कह रहे हैं विधि का शासन और विधि का समान शासन एक ही है क्या? एक नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि विधि का शासन और विधि का समान शासन में क्या अंतर है। ये अनुच्छेद 14 जब पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। आगे जरा देखिए, इंग्लैंड से हमने लिए हैं और संसदीय विशेषाधिकार। ये जो अभी मैं कह रहा था कि ये जो सांसद हैं हमारे, उन सांसदों को कई सारे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे सदन चल रहा है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सदन में उन्होंने कुछ बोला तो उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसे हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं। ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हमने इंग्लैंड से लिए है। इसको थोड़ा आप ध्यान रखिए। विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया का क्या मतलब है दोस्तों? आपके कोर्ट्स में पार्लियामेंट है। हम लोग पार्लियामेंट को बहुत डिटेल में वैसे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो पार्लियामेंट आपको बताया जाएगा, संसद से बताया जाएगा, तो आपको बहुत डिटेल में ये जानकारी दी जाएगी कि हमारी संसद में, संसद का जो मुख्य काम है कानूनों का निर्माण करना है। और कोई भी कानून बनने से पहले जिस अवस्था में होता है उसे हम लोग विधेयक कहते हैं। और दोस्तों जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब आपको बहुत ढंग से बताया जाएगा कि कोई बिल पहले सदन में जब रखा जाता है, किसी मंत्री के द्वारा या किसी सांसद के द्वारा जब बिल रखा जाता है तो बिल के संदर्भ में 3 वाचन होते हैं। वाचन का मतलब होता है रीडिंग। आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो ये बताइए। मैं बहुत धीमी गति कर रखी है, अगर आप कहेंगे तो और गति को धीमी कर देंगे। सदन में जब कोई बिल लाया जाता है, जब भी कोई विधेयक लाया जाता है
तो उसके वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं। बिल को रखा जाता है, बिल क्यों लाया गया उसके उद्देश्यों पर बात की जाती है, फिर बिल के गुण अवगुण पर विचार विमर्श किया जाता है, फिर बिल को पारित किया जाता है। इस प्रकार से बिल को पारित होने की प्रक्रिया होती है। तो ये जो बिल को रखा जाना, बिल पर कमेटीज का गठन करना, बिल के गुण और अवगुण पर चर्चा करना, फिर बिल पर मतदान करवाना, बिल को पारित करना, ये सब जितना भी जो है ये विधि निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। हमारी संसद में जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया हम लोगों ने अपना रखी है भारत के संविधान के अंतर्गत, आप लोगों को बहुत डिटेल में अनुच्छेद 107 बताएंगे, अनुच्छेद 108 बताएंगे, आप बहुत डिटेल में देखेंगे, तब आपको ये बताया जाएगा सारी चीज़ें। ये जितना भी जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने इंग्लैंड से ली है। तो देखिए, इंग्लैंड से संसदीय शासन व्यवस्था ली है, सामूहिक संसदीय विशेष अधिकार लिए हम लोगों ने, विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने इंग्लैंड से ली है। और हमने इंग्लैंड से क्या लिया? विधि का शासन लिया है। और क्या लिया हमने इंग्लैंड से? सामूहिक उत्तरदायित्व। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप मुझसे पूछेंगे ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? जैसे दोस्तों, मोदी जी की सरकार है हमारे भारत में और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। ये जो मोदी जी की सरकार में यदि एक मंत्री कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है। ये एक मंत्री की प्रशंसा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कभी हम लोग ये मान भी नहीं सकते कि जो वो काम किया गया जिसके लिए एक मंत्री की प्रशंसा की गई है वो मंत्री ने अपने स्तर पर किया, ऐसा कभी नहीं है। मंत्री जो भी काम करेंगे वो सब सामूहिक स्तर पर करते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। कोई भी काम ये माना जाएगा कि मंत्री का व्यक्तिगत काम नहीं है, वो सारे मंत्रियों ने मिलकर किया है। तो अगर एक मंत्री की प्रशंसा की जाती है तो वो संपूर्ण मंत्री परिषद की प्रशंसा होती है। अगर एक मंत्री की आलोचना की जाती है तो वो संपूर्ण मंत्री परिषद की आलोचना होती है। और आपको मैं बता देता हूं, अगर एक मंत्री के खिलाफ में अविश्वास होता है तो वो संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ में अविश्वास होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। इसको हम लोग यूं भी कह सकते हैं, सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं, सभी मंत्री एक साथ डूबते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं, एक साथ ही डूबते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक मंत्री तैरेगा तो माना जाएगा संपूर्ण मंत्री परिषद तैर रही है, और एक मंत्री डूबा तो संपूर्ण मंत्री परिषद डूबी। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने इंग्लैंड से लिया। आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड से जो जो बातें लिए उस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। और हमने इंग्लैंड से क्या लिया? इंग्लैंड से हमने लिया है दोस्तों और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ के नागरिक हो तो आप सीधा जवाब देते हो कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे भारत की नागरिकता हासिल है। लेकिन अगर आप अमेरिका में अगर किसी को पूछो तो वो फ्लोरिडा का है तो वो कहेगा मैं फ्लोरिडा का नागरिक हूँ। अगर वो न्यूयॉर्क का है तो वो कहेगा मैं न्यूयॉर्क का हूँ। कोई फिलाडेल्फिया का है तो वो फिलाडेल्फिया का बताएगा। न्यू जर्सी का है तो वो न्यू जर्सी बताएगा। सेंट लॉस एंजिल्स का है तो वो वहाँ का बताएगा। दोस्तों, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आपको अपने राज्य की भी नागरिकता हासिल होती है और आपको अपने देश की भी नागरिकता हासिल होती है। लेकिन भारत जैसे देश में वी हैव ओनली सिंगल सिटीजनशिप, और वो जो नागरिकता है वो भारतीय नागरिकता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक नागरिकता के जो प्रावधान है, उन नागरिकता के प्रावधानों के अंतर्गत साफ साफ लिखा हुआ है एक ही देश की नागरिकता है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। दैट इज एकल नागरिकता। रेखा कह रहे हैं कि सर पूरे नोट्स टाइप करवाएं ताकि हो हमें समझ में आ सके। रेखा जी, एक आपको बात बता देते हैं, ये सब नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चित्रा कह रही है कि सर अनुच्छेद 361 में क्या लिखा है? मैंने बताया ना, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेषाधिकारों का उल्लेख है। उनके विरुद्ध में किसी भी पद पर रहते हुए
कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, कोई कोर्ट उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दे सकता, इस प्रकार की बातें लिखी। और भी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन अभी संदर्भ नहीं है इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या सारण जी कह रहे हैं कि सर्वाधिक इंग्लैंड से लिया गया? ऑब्वियसली ज़्यादातर प्रावधान हमने इंग्लैंड से लिए हैं। क्या प्रेसिडेंट एक मंत्री को हटा दें तो क्या पूरी मंत्रिपरिषद भंग होगी, ऐसा शशि वर्मा कह रहे हैं। जी नहीं, राष्ट्रपति एक मंत्री को हटाते हैं तो उससे मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है। वो मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। और जब हम लोग सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो वो हम लोग संसद की बात कर रहे हैं। हाँ, संसद अगर एक मंत्री के आलोचना करती है, संसद अगर एक मंत्री को हटाने की बात करती है, संसद अगर एक मंत्री के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो वो संपूर्ण परिषद के मंत्री परिषद के विरुद्ध होता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायी होता है। और हम अभी जो बात किए हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व किए हैं। संजू कह रही है कि दोहरी नागरिकता से क्या फायदा, जब हमारे यहाँ है ही नहीं तो हम इसकी चर्चा क्यों करें। हमारे यहाँ तो एकल नागरिकता है, तो हम उसी पर रहें तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? ये टेक्निकल टीम देख रही है, मुझसे ये प्रश्न मत पूछो, आप टेक्निकल टीम से बात कीजिए। अनिल खींची कह रहे हैं कि सर जी इंग्लैंड में दोहरा शासन है ना। इंग्लैंड में दोहरा शासन की तो बात ही हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम तो नागरिकता के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड में नागरिकता जो है वो केवल एक ही है और वो है इंग्लैंड की नागरिकता। और वो का वो कॉन्सेप्ट हमने भारत में अपना रखा है। एकल नागरिकता वाली बात खत्म हो गई। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो लोकसभा में जो अध्यक्ष का पद है, लोकसभा के अध्यक्ष का पद भी हमने इंग्लैंड से लिया है। भारत में स्पीकर के संदर्भ में बहुत सारे यहाँ पर प्रथाएं जो प्रचलन में है। हमारे यहाँ पर स्पीकर आप लोग जानते हैं कि चुनाव हो जाने के बाद में भी अध्यक्ष के पद पे रहता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का ये पूरा का पूरा जो पद है हमने इंग्लैंड से लिया, जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। मेरे हिसाब से अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, इंग्लैंड के बाद में अब हम लोग दूसरा जो सोर्स है उस पर बात करते हैं, यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या लिया? देखिए, अगर ढंग से देखेंगे तो अमेरिका से भी हमने बहुत सारी बातें ली है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द पावर्स। शक्तियों का पृथक्करण का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे ये शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है? मुझे आपके प्रश्न दिख रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा। इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही है क्या? देखिए, इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तीनों को मिला दिया जाए तो उसे यूके कहते हैं। जब स्कॉटलैंड को हटाकर आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को लिया जाता है, आयरलैंड को हटा दिया जाता है तो उसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और इंग्लैंड का मतलब केवल इंग्लैंड है। तो ये आप जब जियोग्राफी पढ़ते हैं तो सब शायद आपको आइडिया होना चाहिए। अमेरिका से हमने शक्तियों का पृथक्करण लिया, सेपरेशन ऑफ द पावर्स। अब आपका प्रश्न है ये क्या होता है? दोस्तों याद कीजिएगा, हमने इनिशियल स्टेज में पढ़ा था कि शासन के तीन अंग होते हैं। एक व्यवस्थापिका जिसका काम है कानूनों का निर्माण करना, एक कार्यपालिका जिसका काम है उन कानूनों को लागू करना, और एक है न्यायपालिका जिसका काम है इन दोनों के कार्यों पर निगरानी रखना। ये तीनों अलग अलग अंग है, कोई भी अंग किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है, तीनों अंग अलग अलग कार्य करते हैं। इसी को कहा जाता है शक्तियों का पृथक्करण। और किसी भी देश में लोकतंत्र है या नहीं है ये देखने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग काम कर रही है कि नहीं कर रही है। दुनिया में सबसे बढ़िया अगर शक्तियों का पृथक्करण कहीं पाया जाता है तो वो अमेरिका में पाया जाता है। आप देख लीजिए, अमेरिका में कांग्रेस यानी जो वहाँ की व्यवस्थापिका है और अमेरिका में राष्ट्रपति यानी वो जो कार्यपालिका है, उनके बीच में आपस में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ना तो वहां पर मंत्री कांग्रेस के सदस्य होते हैं, न ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो शक्तियों का पृथक्करण का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो यूएसए है। और ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। हालांकि अमेरिका जितना शक्तियों का पृथक्करण हमारे यहाँ पर प्योरली लागू नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, जहाँ व्यवस्थापिका और
कार्यपालिका के बीच में काफ़ी मधुर संबंध होता है, काफ़ी जुड़ाव होता है, इसलिए अमेरिका जितना तो नहीं है, लेकिन प्रेरणा हमने वहीं से ली है। और हमने अमेरिका से क्या लिया? अमेरिका यानी यूएसए। ये जो भारतीय संविधान है, इस संविधान की ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की जो शब्दावली है, शब्दावली मतलब जैसे हमने लिखा ना, हम भारत के लोग, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, हम भारत के लोग, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका के संविधान में भी लिखा, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो प्रस्तावना की जो शब्दावली है, इस प्रकार की शब्दावली हमने यूएसए यानी अमेरिका से ली है। और क्या लिया हमने? भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, 12-13 घंटे तक चर्चा करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। मौलिक अधिकारों का पूरा कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप। इसके अलावा दोस्तों 2 शब्द है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द है महाअभियोग, इम्पीचमेंट। हमारे यहां पर राष्ट्रपति जी को इम्पीचमेंट से हटाया जाता है। आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है, उस विधि का नाम है महाअभियोग। इम्पीचमेंट की ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पूरी तरह से अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। तो महाअभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति, बहुत ध्यान से सुनना, जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उनका जो शेष कार्यकाल है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की स्थापना और भारत में उपराष्ट्रपति पद की स्थापना में ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति की भूमिका भी वैसे है कि जब राष्ट्रपति, अगर राज्यसभा के पदेन सभापति वाली बात को छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। ये जो सिस्टम है वैसा का वैसा अमेरिका में है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमने अमेरिका से लिया, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों, आप जानते हैं भारत में जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, शंकर लाल जी सही कह रहे हैं, अनुच्छेद 61। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 इस बात का उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसको। फिर देखिए दोस्तों, और क्या लिया हमने यूएसए से? भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस जुडिशरी भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी है, आधारभूत संरचना भी है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कार्यपालिका की कम भूमिका रखना, या फिर न्यायाधीश जब कार्य करेंगे तो उस संदर्भ में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, न्यायाधीशों की वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों के निर्धारण के संदर्भ में जो पावर है, या फिर न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में जो बातें हैं, वो सब थोड़ा सा जटिल बनाया गया, कठिन बनाया गया। इस तरह से हमने न्यायपालिका को जो स्वतंत्र रखा है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर देखिए जरा, आप लोग जानते हैं एक शब्द है लोकहितवाद। लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। PIL का मतलब, हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ अनुच्छेद 53 में है, हाँ सही कह रहे हैं। यस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सीमा अरोड़ा ने कि सर भाषा और शब्दावली में क्या अंतर है? भाषा और शब्दावली में कोई अंतर नहीं है। आपने शायद प्रश्न, मुझे लगता है कि प्रस्तावना के संदर्भ में पूछा है। प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो शब्दावली है,
वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए, तो इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। धनराज जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। धनराज जी, आपका जो प्रश्न है वो मैंने देख लिया। मुझे एक बात बताइए, आपका प्रश्न उद्देशिका के संदर्भ में, हमारा टॉपिक अभी उद्देशिका चल रहा है क्या? हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान का स्रोत। उद्देशिका टॉपिक आज ही बात करेंगे, इसलिए प्रश्न जब पूछें आप तो इस बात को बहुत ध्यान रखें कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके प्रश्न का जवाब देने में, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो इसको देखिएगा, तो लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए दोस्तों, यूं तो ये जो शब्द हैं वो भारत के संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका में लोकहितवाद की अवधारणा स्थान ले चुकी है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और वो उस व्यक्ति के बिहाफ पर अगर कोर्ट में जाता है और कोर्ट यदि इस प्रकार की याचिकाओं को स्वीकार करता है तो उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। जैसे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और आप अपने मौलिक अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, मुझे आपके मौलिक अधिकारों के हनन की जानकारी है, तो मैं आपके बिहाफ पर अगर कोर्ट में जाता हूं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? PIL यानी लोकहितवाद कहेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया, तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखिए दोस्तों, एक शब्द है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जरा याद कीजिएगा। हम लोग जब पहले दिन की क्लास में बात कर रहे थे तब आपको एक बात बताई गई कि संसद का काम है विधि का निर्माण करना और न्यायपालिका का काम है कोई भी विधि संविधान के अनुसार है अथवा नहीं इसे जांचना। न्यायपालिका जब किसी विधि की समीक्षा इस आधार पर करती है कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, तो उसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने अमेरिका से लिया। आपको एकदम बात बताना चाहूँगा, मैं आपके प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसमें चिंता मत कीजिएगा। आपको एकदम बात बताना चाहूँगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में अगर पावरफुल कोई सुप्रीम कोर्ट है तो वो USA का है। और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या? न्यायपालिका के द्वारा संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करना। अगर कोई विधि संविधान के अनुसार है तो वेल एंड गुड, और अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं इस जनहित याचिका भी कहते हैं, एकदम सही है ओम प्रकाश जी। इसको PIL का पूरा नाम बोल दिया मैंने, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक हितवाद या जनहितवाद एक ही बात होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अमेरिका से लिया। साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने अमेरिका से लिया, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। राजकुमार जी आप चिंता मत कीजिए, MP और MLA के विशेषाधिकारों के संदर्भ में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अलग से टॉपिक है अपना विशेषाधिकार, एक एक टॉपिक है अलग से, तो हम लोग अलग से बात करेंगे। फिलहाल तो मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कनाडा पर। कनाडा से हमने क्या लिया? दोस्तों सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है, केंद्र राज्य संबंध, इसके अंतर्गत हमने जो विषयों का बंटवारा कर रखा है वो विषयों का बंटवारा हमने कनाडा से लिया है। विषयों का जो बंटवारा है, केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा करते हुए जो सूचियां बनाई गई है, इस प्रकार का जो सिस्टम है वो हमने कनाडा से लिया है। आप चाहें तो इसे संघात्मक ढांचा भी कह सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध कहिए, विषयों का बंटवारा कहिए, संघात्मक संरचना कहिए, एक ही बात है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें जो समवर्ती सूची है वो हमने कनाडा से नहीं ली है, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, उस पर अभी अलग से बात करेंगे।
तो केंद्र राज्यों के बीच में कैसे संबंध होंगे, ये पूरा का पूरा जो ढांचा समवर्ती सूची को छोड़कर कहां से लिया है, कनाडा से लिया है, याद रहेगा एक बात। दूसरी बात दोस्तों, याद कीजिएगा, आप लोगों को बताया गया 1935 के अधिनियम के अंतर्गत अवशिष्ट विषय जैसा शब्द मैंने एक बार चर्चा में लाया था। कई मित्र अंग्रेजी माध्यम के भी हैं तो उनके लिए भी बता देता हूं, इसे रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूरी पावर्स कृष्णा जी, जुडिशियल रिव्यू का उल्लेख संविधान में नहीं है, ये शब्द लिखा हुआ नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वो इस बात का पावर देता है। किसी शब्द का उल्लेख लिखे हुए हो ना लिखे हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल हम लोग कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है। लोकहितवाद शब्द का भी तो कृष्णा जी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन हमने इसको लिखा ही है ना, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो इसको देखिएगा, अवशिष्ट विषय, ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं हो उसे हम लोग अवशिष्ट विषय कहते हैं, रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। ये जो अवशिष्ट विषय जो है इसका उल्लेख आज के दिन भारतीय संविधान में, आप पूछेंगे मुझसे अनुच्छेद, इसलिए अभी से बता देता हूँ, अनुच्छेद 248 में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमने कन्नड़ा से लिया है। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आपकी बातें मुझे दिखाई दे रही है। और हमने क्या कन्नड़ा से लिया है, हमारे यहाँ पर जो राज्यपाल जो है, प्रत्येक राज्य का आप लोग जानते हैं एक राज्यपाल होता है, जैसे राजस्थान के राज्यपाल है, बिहार के राज्यपाल है। राज्य नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कन्नड़ा से लिया, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। राष्ट्रपति राज्यपाल को जो नियुक्त करता है, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में राज्यपाल नियुक्त नहीं होते हैं, अमेरिका जैसे देशों में राज्यपाल का चुनाव होता है, वहाँ जिसे हम लोग गवर्नर कहते हैं, हमारे यहाँ पर भी गवर्नर अंग्रेजी में कहते हैं, अमेरिका में गवर्नर का चुनाव होता है। लेकिन कनाडा में वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग राज्यों में गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर भी यही सिस्टम है। ये सारा सिस्टम हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। फिर दोस्तों मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 बताइए क्या कहता है, आर्टिकल 143। मैं आपके प्रश्न देख रहा हूँ। हाँ, अनुच्छेद 1 में संघीय व्यवस्था है, तो अभी बात करेंगे ना रानी जी, क्यों चिंता कर रहे हैं आप। अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में किस बात का उल्लेख है, राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। जब भी कोई ऐसा विषय आता है जिसमें उनको लगता है कि उच्चतम न्यायालय से एडवाइस लेना जरूरी है, तो ऐसे विषय पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कन्नड़ा से लिया, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। साक्षी कह रहे हैं कि विधि का सम्मान संरक्षण, यस, यूएसए जब अब लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैं एक चीज भूल गया था जो याद दिला दी है, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। विधि का समान संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, ये विधि का समान संरक्षण, ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। विधि का, अभी किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि विधि का शासन और विधि का समान संरक्षण दोनों एक ही है क्या, दोनों अलग अलग है। कैसे अलग का उल्लेख अनुच्छेद 14 में, जब अनुच्छेद 14 जब पढ़ेंगे तब आपको ये बता दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया हमने, आयरलैंड से तो हमने लिए हैं वैसे तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो हम आयरलैंड से लिए, ये हम लोग जानते हैं और भाग 4 के अंतर्गत इनका विस्तार से उल्लेख है। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कुछ लोग मनोनीत होते हैं, मनोनीत, और कुछ लोग निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित। आप लोग जानते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और आज के दिन जो स्थिति है उसके हिसाब से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं।
मैं सवाल देख रहा हूं, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, जरा देखिएगा, ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये 12 सदस्य जो मनोनीत होने का जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमने आयरलैंड से लिया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये सिस्टम हमने आयरलैंड से लिया। और ये जो 233 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ये सिस्टम अभी मैं बताऊंगा वैसे आपको अलग से, ये सिस्टम हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार के बहुत अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। निर्वाचन का सिस्टम जो है हमने अफ्रीका से लिया है, जबकि मनोनयन का जो सिस्टम है हमने आयरलैंड से लिया है। तो याद रहेगा आपको। लगे हाथ आपको एक बात और भी बता देते हैं, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, इलेक्शन मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड से लिया गया। तो आपको याद रहेगा। मैं आपके प्रश्न देख रहा हूं। मनोनीत का अर्थ बता दीजिए सर। निर्वाचित कौन करता है? अरे अभी ये कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि निर्वाचित कौन करता है। अगर मैं अभी से आपको ये बताने लग गया कि निर्वाचित कौन करता है, तो हम जो संविधान का जो स्रोत टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो तो पीछे छूट जाएगा, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है वो हम लोग अभी पढ़ने लग गए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसलिए मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ कि संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, तो आप उसको इसी तरह से देखिए। डिटेल में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, डिटेल में बात करेंगे जब टॉपिक आएगा तब करेंगे। जैसे विजय प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर ये 12 जो है संख्या, ये किस आधार पर मनोनीत होते हैं? अभी ये टॉपिक नहीं है, आप याद कीजिएगा हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत, तो उस तक ही हम अपने आप को सीमित रखें, अलग प्रश्न ना पूछें। फिर देखिए आते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका। जैसे मैंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की विधि को लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये कैसे होगा, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होगा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। ये बातें हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। लोकेश जी कह रहे हैं कि सर यूएसए से लिया गया था प्रेसिडेंट का इलेक्शन। जी नहीं, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है, और ये बात एकदम सही है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ रेखा जी एकदम सही कह रहे हैं। जो डिटेल है, अभी तो हम लोग संविधान के स्रोत पढ़ रहे हैं, डिटेल अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे। डिटेल आपसे बाद में चर्चा की जाएगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की विधि ली, बस इतना ही जानना है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली। ये मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई हो गई। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? तो देखिए थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा था। आपने प्रश्न पूछा कि सर प्रस्तावना की भाषा और शब्दावली एक ही है क्या? तो दोस्तों मैंने कहा भाषा और शब्दावली एक ही है। भाषा जैसे हमारी प्रस्तावना हम लोग आज पढ़ेंगे कि वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भाषा है प्रस्तावना की। ये प्रस्तावना की शब्दावली है। ये कॉन्सेप्ट तो हमने अमेरिका से लिया है। और प्रस्तावना की जो भावना है, प्रस्तावना का जो दर्शन है, प्रस्तावना का दर्शन का मतलब, प्रस्तावना की फिलॉसफी का मतलब, प्रस्तावना की सेंटिमेंट्स यानी भावना का मतलब, यानी प्रस्तावना जिस उद्देश्यों को लेकर संविधान में जोड़ी गई है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, प्रस्तावना की जो अवधारणा जो है, ये अवधारणा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो प्रस्तावना की आप भावना कह दीजिए, सेंटिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। एक तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मेरी बात को आप लोग समझे क्या? शब्दावली का मतलब जो लैंग्वेज हमने प्रस्तावना में लिखी है,
वी द पीपल, वो वाली तो लैंग्वेज हो गई अमेरिका से। और प्रस्तावना को संविधान में जोड़ने के पीछे का जो फिलॉसफी है, जोड़ने के जो उद्देश्य है, वो हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। फिर इसी प्रकार से दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा कर रखा है, और विषयों का बंटवारा करते हुए हमने 3 सूचियां बनाई है। मैंने आपको उसी समय बता दिया था कि विषयों का बंटवारा तो हमने कनाडा से लिया है, लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची है, अब आप मुझसे पूछेंगे समवर्ती सूची क्या है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डिटेल में हमको बात नहीं करनी है यहाँ पर, मैं आपके सारे प्रश्न को देख रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। महेश जी, यस, समवर्ती सूची का प्रावधान। हेमलता जी कह रहे बहुत कंफ्यूजन होता है इनको याद करने में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को वो सारी बातें, अभी तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, अभी तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, खासकर जब अनुच्छेद आप पढ़ेंगे तब आपका कंफ्यूजन होगा। उसको कैसे पढ़ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। समवर्ती सूची में हल्का सा बता देता हूं, ऐसी सूची जिस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। और यदि राज्य और संसद दोनों ने कानून बना लिए और दोनों में अगर टकराव हो गया तो संसद का कानून माना जाएगा, वो होती है समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या लिया? हमारे जो संसद है उसमें कितने हाउस है? 2 हाउस है। संसद के दोनों हाउस जो है, दोनों जो सदन है, इनकी संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग। जैसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ये मुझे दिखाई दे रहा है, अनिल जी आप एकदम सही कह रहे हैं कि समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, एकदम सही है। संयुक्त बैठक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि अनुच्छेद 108 में ये लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों में यदि किसी भी विषय पर टकराव हो गया है, टकराव हो गया मतलब एक सदन ने किसी बिल को पारित किया, दूसरे सदन ने बिल को पारित करने से इनकार कर दिया, एक सदन ने बिल को पारित किया, दूसरे सदन ने उसमें संशोधन कर दिया जिससे पहला वाला सदन सहमत नहीं है, एक सदन ने बिल पारित कर दिया, दूसरा सदन 6 महीने तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे, तो ऐसी स्थिति में इसे टकराव माना जाएगा। और इस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जिसे हम लोग जॉइंट सीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉइंट सीटिंग। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। ये जो दोस्तों कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो मोटी मोटी बातें मैं बता रहा हूं, आप चिंता मत कीजिएगा, मोटी मोटी बातें बता रहे हैं। सरिता जी एक प्रश्न पूछ रही हैं, इफ आस्क्ड इंडियन प्रीएम्बल इज बोरोड फ्रॉम, शुड आई आंसर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, प्रीएम्बल खुद नहीं। प्रीएम्बल तो कोई भी कानून जब बनेगा तो उसमें प्रीएम्बल होगी, लेकिन प्रीएम्बल को के पीछे का जो दर्शन है, वहां जो वर्ड है, देयर शुड बी फिलॉसफी ऑफ द प्रीएम्बल बोरोड फ्रॉम, देन दैट टाइम आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। सरिता जी मेरी बात से आप समझ पा रही हैं? अगर पूछा जाता है कि प्रस्तावना का दर्शन कहां से लिया गया, दैट टाइम आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। एंड अगर प्रश्न पूछे जाता है कि शब्द कहां से लिए, भाषा जो है वो कहां से ली, दैट टाइम आंसर विल बी यूएसए। यस, दीपाराम जी कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करवाएंगे पूरा A to Z और नए सिरे से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब आते हैं दोस्तों, और किस देश से हमने क्या लिया? जर्मनी। देखिए दोस्तों, आप लोग, मैं लगातार आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ। मैसेज में ये आप मुझे फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, बार बार आप लिख रहे हो, मुझे सब दिखाई दे रहा है, पर मैं वेट कर रहा था कि मैंने कहा मौका आए तो हम लोग बात करें। जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। आपातकालीन प्रावधान, आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल है। ये जो आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है, ये हमने जर्मनी से लिए हैं, एक। और दूसरी बात, आपातकाल के दौरान
ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूँ। आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो जो सस्पेंड हो जाते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने जर्मनी से लिया। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो सस्पेंशन हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से लिए। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान। कपिल जी कह रहे हैं अनुच्छेद 108 बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस विषय पर हम लोग आगे बात करेंगे। फिर देखिएगा, आते हैं हम लोग फ्रांस पर। भारतीय संविधान के जो अलग अलग स्रोत हैं उस विषय पर हम लोग फ्रांस पर बात करते हैं। इसके बाद सोवियत संघ की बात करेंगे और फिर जापान की बात करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फ्रांस से दोस्तों आप लोग जानते हैं, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है स्वतंत्रता, एक शब्द लिखा हुआ है समानता, एक शब्द लिखा हुआ है भातृत्व या बंधुत्व, फ्रैटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ये जो शब्द प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, ये शब्द फ्रांस से लिए गए। एक्चुअली में फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो उस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये तीनों के तीनों शब्द हमने फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर, फ्रांस के संविधान में भी लिखे हुए, वहां से प्रेरित होकर हमने भारत के संविधान में शामिल कर दी। दोस्तों इसी प्रकार से भारत के संविधान में एक शब्द और लिखा हुआ है प्रस्तावना के अंतर्गत। आज पढ़ेंगे प्रस्तावना को, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ प्रस्तावना को एकदम नए एंगल से पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे नए फैक्ट्स पर हम लोग बात करेंगे। प्रस्तावना में एक शब्द लिखा आएगा गणराज्य। देखिए आप, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक, वो जो गणतंत्र जो शब्द लिखा है, जो रिपब्लिक, ये जो शब्द है, ये शब्द भी हमने फ्रांस से लिया। गणराज्य यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक शब्द का मतलब होता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था में जब सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचन के माध्यम से उस पद को प्राप्त करता है, जहाँ पर वंशानुगत व्यवस्था नहीं है, जहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, इसे हम लोग गणराज्य कहते हैं। ये शब्द हमने फ्रांस से लिए, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर देखिए दोस्तों, सोवियत संघ। सोवियत संघ या आप आज के संदर्भ में रूस कह सकते हैं। सोवियत संघ से हमने लिए हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आप लोग जानते हैं, हालांकि मूल संविधान में इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं था। बाद में हमने 42वां संशोधन जब 1976 में किया, तब हमने मूल कर्तव्यों का संविधान में डाला। तो आज के दिन ये जो मूल कर्तव्य है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, हमने सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया है। लास्ट में जो बात कर रहे हैं वो है जापान। अनुच्छेद 21 जब पढ़ेंगे तब वो आपको शब्द समझ में आएगा, और वो शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो बात है वो हमने जापान से ली। तो दोस्तों संविधान के स्रोतों के संदर्भ में मोटी मोटी बात अभी हम लोगों ने की। हो सकता है कुछ नई बातें और भी हैं, आप भी बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, तो बहुत सारी बातें और हो सकती है। संविधान के स्रोतों पर बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उन मोटी मोटी बातों को हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद में हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और इसके बाद में हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो आप बने रहिएगा, अपने प्रश्नों को भी तैयार रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।